सभी को नमस्कार। आज की +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन 3 पे चल रहे हैं। लेसन का नाम है समानता। उसको हमने 2 भागों में देखा। आज हम उसका भाग तीसरे स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम इस लेसन को ख़त्म कर देंगे। कल जो है हम इसके मेन पॉइंट्स और जो इसके इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो करेंगे, जो कि पेपर में ज़रूर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन समानता। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेसन आज का समानता भाग 3। तो देखिए इसमें आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आ रहा है वो है समाजवाद। समाजवाद क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं? देखिए समाजवाद वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करके संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा है। हालांकि समाजवाद के पक्षधर पूरी तरह से बाजार के खिलाफ तो नहीं होते, लेकिन वे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी नियम, नियोजन और नियंत्रण का समर्थन करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है समाजवाद में, जो समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं वो ये चाहते हैं सब कुछ सरकार के नियंत्रण में हो और सरकार सभी संसाधनों को अपने पास लेकर उसका सभी को समान बंटवारा कर दे। तो ये समाजवादी विचारधारा है। भारत में इसके सबसे बड़े समर्थक राम मनोहर लोहिया जी थे। वो ये मानते थे कि भारत में कई प्रकार की असमानताएं हैं, जैसे कि स्त्री पुरुष असमानता, रंग के आधार पर असमानता, जातिगत असमानता और आर्थिक असमानता। इसके अलावा भी कई तरह की असमानताएं हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे मेन है वो यही है। वो ये कहते हैं जब तक हम इन असमानताओं को ख़त्म नहीं करते हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। तो वो इस चीज़ के पक्षधर थे कि इन असमानताओं को ख़त्म किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं हमारा समाज, भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पर कि पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है स्त्रियों की तुलना में। तो जो समाजवादी विचारक हैं वो इन असमानताओं को ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब किसी से रंग आदि के आधार पर भेदभाव ना हो, स्त्री पुरुष की असमानता ना हो, जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, आर्थिक असमानता ना हो। तो चलिए आगे चलते हैं। इससे हम अपने ये एक चित्र आपकी किताब में दिया गया आपके लेसन में ही। तो देखिए इस चित्र में क्या कहना चाह रहा है, पढ़िए ज़रा इसे। बिल्कुल साफ सुथरे चयन को सुनिश्चित करने के लिए आप सबको एक जैसा टेस्ट देना होगा। जब आप सबको उस पेड़ पर चढ़कर दिखाना होगा। क्या आप मानते हैं ये उचित है? देखिए इसमें आपको कौन कौन दिख रहे हैं? मछली, गिलहरी, चिड़िया, बंदर, बिल्ली, खरगोश और हाथी। तो क्या आप मानते हैं हाथी उस पेड़ पर चढ़ जाएगा? मछली उस पेड़ पर चढ़ सकती है? चलिए बंदर, चिड़िया, गिलहरी और बिल्ली ये सब चीज़ तो चढ़ जाएंगी, लेकिन क्या खरगोश चढ़ पाएगा इस पे? हाथी और मछली चढ़ पाएंगे? तो अब आपको मुझे ये बताना है कि क्या इस तरह का टेस्ट ठीक है? अगर हम कहें कि नौकरी के लिए आपको एक ऐसा टेस्ट देना होगा तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि सभी मनुष्य समान नहीं है। हो सकता है कुछ शारीरिक रूप से दिव्यांग हो, जो एक सामान्य व्यक्ति क्रिया को कर सकता है वो दिव्यांग व्यक्ति ना कर सके। तो इस तरह का टेस्ट रखना उचित नहीं है। वो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि कैसी परिस्थितियाँ, उसके अनुसार ही चयन प्रक्रिया होनी चाहिए। तो चलिए ये आपकी बुक में दिया हुआ था और मुझे अच्छा लगा ये चीज़, तो मैंने इसे बीच में इंक्लूड कर दी है। अब देखते हैं समानता के तत्व या विशेषताएं। सबसे पहली क्या कह रही है? विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति।
मतलब सभी एक जैसे हों, कुछ ये ना हो कि एक व्यक्ति को तो आप विशेष सुविधाएं दो और दूसरे को ना दो। तो जो सबसे पहला वो तत्व कह रहे हैं वो है विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। दूसरा, सभी को विकास के समान अवसर। मान लीजिए कोई एक पोस्ट निकली हुई है तो उसके लिए सभी अप्लाई कर सकें जो वो योग्यता रखते हों। ये ना हो कि भाई सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले भर सकते हैं या रिजर्व वाले भर सकते हैं, ऐसा कुछ भी ना हो। तो सभी को समान के विकास के अवसर होने चाहिए। तीसरा क्या कह रहे हैं, न्यूनतम आवश्यक पूर्ति के अवसर। मतलब जितनी भी न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे हमारी भोजन, वस्त्र, मकान, वो सभी को मिलना चाहिए, ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तर्कसंगत भेदभाव, जैसा कि अभी आपको अभी भी बताया था उसी पिक्चर्स को शो करके कि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, एक स्वस्थ है एक दिव्यांग है, तो वो उनके लिए एक जैसा फिजिकल टेस्ट नहीं रखा जा सकता, वो अलग अलग होगा। तो इसलिए तर्कसंगत भेदभाव हो सकता है। ठीक है जी। अगला देखो, समानों में समानता। जो मान लो एक अपराध है तो उसके लिए हर व्यक्ति के लिए एक ही सज़ा होनी चाहिए। ये नहीं कि वो किसी मंत्री का जानकार है या किसी बड़े अफसर का जानकार है तो उसके लिए सज़ा कम, दूसरे के लिए अधिक। तो समानों में समानता। अगला क्या है, असमानों में असमानता। असमानों में असमानता का देखिए सबसे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है। मान लीजिए विभिन्न तरह के अपराध हैं तो आप सभी के लिए सभी को एक ही सज़ा थोड़ा ना दे सकते हैं। मान लीजिए किसी ने चोरी की, किसी ने किसी का खून किया, तो उस सभी अपराधों के लिए आप एक सज़ा नहीं दे सकते। तो असमानों में असमानता भी होनी चाहिए। तो ये देखिए समानता के तत्व थे जो हमने देखे। अब आगे चलते हैं कि हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। देखिए, हम मनुष्य हैं और हम ही असमानता को बढ़ाते हैं और हम ही समानता को बढ़ा सकते हैं। अगर हमें समानता बढ़ानी है तो हमें जो हमने असमानताएं बना रखी हैं, हाँ वो उस धर्म का है, उस जाति का है, उस भाषा का, उस रंग का है, तो वो भेदभाव हमें खुद ही कम करना पड़ेगा। दूसरा, सभी लोगों को विकास के समान अवसर देकर। ये दो तरीके हैं जिनसे कि हम समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा सामाजिक समानता के क्या उपाय किए गए। देखिए, सबसे पहला, कानून के समक्ष समानता दी गई है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो सभी के लिए एक जैसा प्रावधान है। कानून के समक्ष समानता मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, रंग, जाति, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। अगला है अस्पृश्यता का अंत। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि वो अछूत है, मैं उससे पानी नहीं दूंगा। तो ये सब चीज़ें कहने की हमारे संविधान ने मनाही की है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें ये बहुत अच्छे प्रोविज़न किए गए हैं ताकि समानता को बढ़ावा मिले और हम कुछ हद तक उसमें कामयाब भी हुए हैं। आगे देखिए, स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 73 और 74 में। मीन्स जब गांव या शहरों में इलेक्शन होते, गांव में पंचायत के लिए, शहर में नगर पालिका या नगर निगम के लिए जब भी इलेक्शन होंगे तो महिलाओं को 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। मतलब 33% स्थान ऐसे हैं जहां पर सिर्फ महिला कैंडिडेट ही इलेक्शन में खड़ी हो सकती हैं। तो ये लिंग भेदभाव को ख़त्म करने के लिए सरकार का प्रयास है ताकि महिलाएं भी अधिक से अधिक संख्या में बाहरी गतिविधियों में भाग लें। अगला देखिए, संसद तथा विधानसभाओं में SC ST का स्थान आरक्षित किया गया है ताकि इन जाति को भी विकास का अवसर मिल सके। अगला देखिए, अब ये हमें चिंतन करना है, आपको सोच के बताना है। आप अब छोटे बच्चे नहीं हैं, +1 में जो बच्चे आते हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो आपको अब
इन स्थितियों पर विचार करना है और इसके जवाब मुझे बताने हैं। देखिए, क्या ये सही हैं या नहीं हैं। सबसे पहला, कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। मीन्स क्या उन्हें मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, सही है या गलत, आपको बताना है ये। एक विद्यालय में 2 दृष्टिहीन छात्र हैं। विद्यालय को उनके लिए कुछ विशेष उपकरण के लिए धनराशि खर्च करनी चाहिए या नहीं। बिल्कुल करनी चाहिए। महिलाओं को मातृत्व अवकाश भी मिलना चाहिए। आगे देखें, गीता को बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलती है। विद्यालय को क्या उसके बास्केटबॉल खेलने के लिए कोर्ट बनवाना चाहिए ताकि वे अपनी योग्यता का विकास कर सके। बिल्कुल बनवाना चाहिए, क्योंकि सभी को विकास का अवसर देना ही समानता है। आगे, जीत के माता पिता चाहते हैं कि वे पगड़ी पहने। इरफान चाहता है कि वे जुम्मे को नमाज पढ़े। ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए स्कूल को जीत से ये आग्रह नहीं करना चाहिए कि वह क्रिकेट खेलते समय हेलमेट पहने, और इरफान के अध्यापक शुक्रवार को उसे दोपहर के बाद कक्षा में रुकने के लिए नहीं कहना चाहिए। इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। तो चलिए, हमारा जो लेसन है वो आज पूरा कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके भाग 4 में एक बार मेन पॉइंट्स देखेंगे और जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न जितने भी बनते हैं इसके वो देखेंगे। भाग 4 में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।